नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं रश्मि मेनन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा और हमारे खास कार्यक्रम वैदिक गुरु में। दर्शकों, ये कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम आप तक हर बार नई नई जानकारियां पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारा जीवन ऐसा होता है जिसके अंदर उतार और चढ़ाव लगातार लगे ही रहते हैं। हर किसी का जीवन खुशहाल नहीं होता और हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता जिनका जीवन सुखद तरीके से व्यतीत हो पाए। तमाम परेशानियां जीवन में आकर दस्तक देती रहती हैं, जिनके कारण कहीं ना कहीं ग्रह, कहीं ना कहीं कर्म, कहीं ना कहीं अन्य प्रकार की समस्याएं होती हैं। आज आपको बताएंगे एक बार फिर से कि वास्तु हमारे लिए क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज़ के बारे में हम जितना जाने उतना ही कम होता है। यहाँ पर अलग अलग तरीके से अलग अलग गेस्ट आते हैं जो कि आपको अलग अलग जानकारियाँ देते हैं। हम आपको हर बार बताते हैं वास्तु के बारे में कुछ रोचक और महत्वपूर्ण बातें, जिनको जानने के बाद आप अपना अगर वास्तु दोष लग गया है, वास्तु के कारण कोई समस्याएं आ रही हैं, या फिर आपने अपने घर को वास्तु के हिसाब से ठीक प्रकार से सुसज्जित नहीं किया होता है, तो आप उसको कर पाते हैं। हर बार हम ये प्रयास करते हैं कि आपका जीवन सुखद हो जाए, आसान हो जाए। तो आज भी आपके जीवन को सुखद करने के लिए, आपकी तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आप तक सटीक जानकारियां पहुंचाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है एक खास मेहमान। आपका परिचय करवाना चाहूंगी वास्तु एक्सपर्ट कुसुम यादव जी से। तो आइए सबसे पहले इनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी, यदि आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई परेशानी है, कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ ही आप इस कार्यक्रम के साथ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि हर बार हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं अलग अलग जानकारियां लेकर, ताकि आपको सारी जानकारियां प्राप्त होने के बाद आप अपने जीवन की परेशानियों का समाधान खुद कर सकें। और आपका मार्गदर्शन के लिए यहाँ पर हम लोग उपस्थित होते हैं। तो आप जरूर वैदिक गुरु से जुड़े रहें और अपने जीवन को आसान बनाने का प्रयास करें। अन्य प्रकार की समस्याओं के लिए एक बार फिर से बता दूं, डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो मैम, हम वास्तु के बारे में आपसे बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे और यहाँ पर इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत से लोगों का मार्गदर्शन हो जाता है। और जब बात वास्तु की होती है तो क्यों ना ईश्वर से ही शुरुआत की जाए, भगवान से ही शुरुआत की जाए। तो चलिए, सबसे पहले हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि घर के अंदर भगवान के लिए हम पूजा स्थान कहाँ बनाएं, किस तरीके से कहाँ पर मंदिर बनाएं, किस प्रकार से भगवान की पूजा अर्चना करें। घर में पूजा घर हमेशा हमें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बनाना चाहिए, जैसा कि हमारे शास्त्रों में ये बोला गया है। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हम नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में भी ये बना सकते हैं, जो कि हमारे लिए शुभ रहता है। और मान लिया जाए कि ये इन डायरेक्शन में भी हम नहीं बना पा रहे हैं, तो हम कुछ डायरेक्शंस को अवॉइड करते हुए उसको बनाएंगे। वो डायरेक्शंस कौन सी हैं? वो हैं साउथ वेस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट। हम इसको अवॉइड करके बाकी जगह पे अपना पूजा घर बना सकते हैं। इसमें एक विशेष बात का भी ध्यान रखेंगे कि हम शौचालय या स्नान घर से सटा हुआ पूजा घर नहीं बनाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाता है ना, और ये बात सत्य भी है कि जब आप ईश्वर की पूजा अर्चना करें, आराधना करें, तो शुद्ध मन से जाएं, शुद्ध तन से जाएं और साथ ही घर को पहले साफ कर लें, ताकि भगवान की पूजा अर्चना करते हुए सारा वातावरण एकदम शुद्ध लगे, अच्छा लगे और ईश्वर प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दें और आपका जीवन सुखद हो जाए। तो जैसे आपने कहा कि घर में ईशान कोण में होना चाहिए मंदिर, और इसके साथ साथ ही पूर्व दिशा में भी बना सकते हैं। तो पूजा करते समय क्या कोई ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है? क्योंकि अक्सर लोग, जैसे आपने कहा कि पूर्व दिशा में मंदिर होना चाहिए, उसकी तरफ मुख करके पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो और एक बात आपने और महत्वपूर्ण बताई है कि बाथरूम के साथ मंदिर नहीं होना चाहिए। इसका कारण क्या है? क्या कुछ ऐसा है कि कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, या घर में इसका किस प्रकार से प्रभाव देखा जाता है? जो पूजा घर होता है वो स्नान घर या शौचालय के करीब नहीं बनाना चाहिए। उसकी दीवारें सेम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम स्नान घर या शौचालय इसीलिए बनाते हैं कि वो हमारी वेस्ट को बाहर निकालता है। और भगवान हमारे सबसे बड़े होते हैं। भगवान को हम साफ रखेंगे, उनके आसपास के वातावरण को साफ रखेंगे, उसके लिए हमें शौचालय और स्नान घर से दूर ही पूजा घर को बनाना चाहिए।
सही कहा आपने। और जब बात पूजा घर की हो रही है तो क्यों ना एक महत्वपूर्ण जानकारी और आपसे ले ली जाए, ताकि लोगों को ये पता चले कि जब वह मंदिर बनाते हैं तो मंदिर के अंदर क्या रखना चाहिए, किस तरीके से रखना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे लोग होते हैं अपने मंदिर के अंदर बहुत सारी मूर्तियां रख लेते हैं, बहुत सारे चित्र रख लेते हैं, डायरेक्शन नहीं पता होती, ये नहीं पता होता कैसे रखने हैं, ज़्यादा रखने हैं या नहीं रखने हैं। क्योंकि अक्सर हमने भी ऐसा सुना है कि एक देवता की या एक भगवान की एक चित्र या फिर मूर्ति मतलब दो नहीं होनी चाहिए एक ही स्थान पर। तो हम चाहेंगे आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, हमारे दर्शकों को बताएं कि चित्र या मूर्ति देवी देवताओं के कहाँ रखें, कैसे रखें। सबसे पहले तो हमें देवताओं के चित्र या मूर्ति, हम उसके साइज़ पे बात करते हैं। उनका साइज़, स्पेशली मूर्ति का साइज़ 9 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये वाला रूल फ़ोटो फ्रेम और चित्र पे लागू नहीं होता है, सिर्फ हम मूर्ति के केस में इसको कंसीडर करेंगे। दूसरी बात, हमें पूजा करते वक्त हमारा मुख ईस्ट और नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। वो कब हो सकता है? वो तब हो सकता है जब हम मूर्तियों को भी या हमारी पूजा करने वाली फ़ोटो फ्रेम्स को भी ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में लगाएंगे, तभी हमारा मुख पूर्व और नॉर्थ की तरफ होगा। अब इसमें साउथ को हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे, क्योंकि हमारा मुख भी साउथ की तरफ हो जाएगा, जो कि हमारे शास्त्रों के अनुसार अनुचित बताया गया है। अब बात करते हैं संख्या की। तो संख्या, जैसे कि कहा जाता है कि शिवलिंग एक घर में 2 नहीं रखने चाहिए, और शिवलिंग को अगर रखा जाता है तो शिव परिवार के साथ उसको रखना चाहिए। 2 की संख्या में अब और क्या नहीं रखने चाहिए? 2 की संख्या में 2 गोमती चक्र घर में नहीं होने चाहिए, 2 शंख घर में नहीं होने चाहिए, 2 सूर्य प्रतिमा घर में नहीं होने चाहिए। हमें इनकी पूजा अर्चना भी नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं कि 3 क्या नहीं होना चाहिए। 3 देवी नहीं होनी चाहिए और 3 गणेश जी घर में नहीं होने चाहिए, जो कि बिल्कुल ही अनुचित कहा गया है। अगर हमें अपना पूजा स्थान बिल्कुल सही रखना है तो हमें इस संख्या को फॉलो ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इस संख्या को फॉलो करना चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ जैसे हो जाता है वो हो सकता है। क्योंकि ईश्वर को जब आप अपने मंदिर में लाकर रखते हैं तो उनको रखने का भी एक तरीका होता है, दिशा होती है, पूजा करने के तरीके होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी बातें आती हैं। फिलहाल हम आपसे सारी बातें ज़रूर जानने का प्रयास करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, ताकि सभी लोग ज़रूर इसको जान पाएँ। जैसे आपने बताया कि मंदिर के अंदर क्या होना चाहिए, कितनी दिशा में होना चाहिए और मंदिर को किस तरीके से बनाना चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं जो मंदिर के इंटीरियर पर ध्यान देते हैं। ज़्यादातर सिर्फ घर को सजाने पर लोगों का ज़्यादा ध्यान रहता है, ऐसे बनाना है, ये यहाँ होना चाहिए, ये वहाँ होना चाहिए। लेकिन बात अगर मंदिर की करें तो उसके इंटीरियर पर, उसका इंटीरियर कैसा होना चाहिए? पूजा घर जो हम घर में बना रहे हैं, उस पूजा घर में हम जो सामान रखेंगे, जो पूजा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, उसके लिए हमें जो अलमारी है वो उसके वेस्ट में बनानी चाहिए या साउथ वेस्ट में बनानी चाहिए। इस बात का हम ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि हम इस भाग को हैवी रखेंगे, जैसा कि हमें शास्त्रों में बताया गया है। और दूसरा आ जाता है कि उसके दरवाजे, मंदिर के जो दरवाजे हैं वो लकड़ी के बने होने चाहिए, वो किसी प्लास्टिक या अन्य किसी फाइबर के नहीं बने होने चाहिए। और वो जो दरवाजे हैं वो 2 की संख्या में होने चाहिए, कि उसके 2 पल्ले होने चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपने बात कही कि दरवाजे 2 होने चाहिए, कुछ जगह ऐसा देखा जाता है जहाँ पर गेट नहीं होता, सिर्फ पर्दा लगाया जाता है, तो क्या इसका भी कुछ रूल होता है? हाँ जी, पर्दा भी हमें 2 की संख्या में लगाना चाहिए, न कि हम एक सिंगल लगाएंगे, उसको भी हम ऐसे खोलेंगे तो वो भी 2 होना उचित रहता है। इसके पीछे क्या कोई कारण है, कोई मतलब क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि ज़्यादातर तो देखा जाता है कि लोग एक ही साइड लगाते हैं। खैर, इस बारे में ज़रूर आपसे जानकारी लेते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे हम, क्योंकि ये कार्यक्रम ही है लोगों तक ढेरों जानकारियाँ पहुँचाने का। और आज बहुत ही अच्छी बात है कि आप यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, ताकि लोग ये सारी जानकारियाँ प्राप्त करके अपने जीवन को आसान कर सकें, अपनी जीवन की जो भी समस्याएँ हैं उनको दूर कर सकें। तो आप पूजा के बारे में महत्वपूर्ण बातें आज बता रही हैं हमारे दर्शकों को कि मंदिर कहाँ होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, मूर्तियाँ कैसी होनी चाहिए। तो एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है वो कैसे छोड़ा जाए, वो तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, पूछना ही चाहिए, क्योंकि बिना पूजा किए तो मंदिर का कोई मतलब ही नहीं है। लोग घर में मंदिर लगा दें, पूजा पाठ नहीं करें तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन पूजा पाठ का भी तरीका होता है। तो अगर बात करें दीपक जलाने की, तो दीपक जलाने के भी क्या कोई नियम होते हैं? क्योंकि कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ सवाल हैं लोगों के मन में कि दीपक कैसा जलाएं, दीपक की लो कैसी होनी चाहिए, ईश्वर की तरफ होनी चाहिए, हमारी तरफ होनी चाहिए। तो हम चाहेंगे इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दें। जी, दीपक की लो हमेशा
ईश्वर की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि वो ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन में हम इनको प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी शुभ दिशाएं हैं, शुभ ऊर्जा का वो संचार करती हैं। तो हमेशा दीपक का जो मुख है वो ईस्ट और नॉर्थ में रखना चाहिए, साउथ में ना रखें, जो कि हमारे लिए शुभ नहीं होगा। दूसरी बात आती है कि अगर हम घी का दीपक जला रहे हैं तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि घी का दीपक हमेशा मूर्तियों के, भगवान के राइट साइड में रखेंगे। अगर हम तेल का दीपक जला रहे हैं तो वो लेफ्ट साइड में आएगा। इन 2-3 चीज़ों का हमें ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल दर्शकों, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज ये सारी जानकारियाँ आप प्राप्त करके ज़रूर इनको नोट कर रहे होंगे, क्योंकि ये सभी के लिए जाननी ज़रूरी है। ईश्वर को प्रसन्न हर कोई करना चाहता है, लेकिन प्रसन्न करने का तरीका कोई नहीं जानता, और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको तरीका भी जान पा रहे हैं आप, और ठीक तरीका, ठीक नियम कैसे होना चाहिए, कहाँ पूजा करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, दीपक कैसा जलाना चाहिए, मंदिर किस दिशा में होनी चाहिए, किस दिशा की ओर मुख करके पूजा करनी चाहिए, ये सारे सवालों के जवाब आपको प्राप्त हो रहे हैं। अक्सर देखा जाता है लोगों के बहुत सारे सवाल हो जाते हैं, ये जानना चाहते हैं कि घर में जब हम अपने इष्टों की चित्र लगाते हैं, इष्ट के मतलब अपने देवी देवताओं के, देवी देवताओं के, जो हमारे पितृ होते हैं, उनके जब हम चित्र लगाते हैं तो कौन सी दिशा में लगाने चाहिए, ऐसे भी सवाल होते हैं। आपके ऐसे सवालों के जवाब भी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आपके और भी बहुत सारे सवाल हैं, जिज्ञासाएं हैं, जिनको आप दूर करना चाहते हैं, तो सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप मेल कर सकते हैं, सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, और इस कार्यक्रम के माध्यम से तो आपका मार्गदर्शन हो ही जाता है। तो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहें, देखते रहें इसको, और सारी जानकारियां प्राप्त करते रहें और नोट डाउन भी करते रहें साथ साथ, ताकि अगर कोई चीज़ आप भूल जाएं तो आप वहां से देखकर उस चीज़ को याद कर लें और उस नियम को फॉलो करके अपनी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकें। तो आपने ये बताया कि मंदिर जो है वो किस तरीके से पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए, कहाँ मूर्तियां होनी चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने मंदिर के बारे में हमारे दर्शकों को बता दी हैं कि किस किस तरीके से क्या क्या करना चाहिए। अक्सर देखा जाता है जब लोगों के घर में बहुत ज़्यादा समस्याएं बढ़ जाती हैं तो रास्ते खोजने लगते हैं कि क्या करें, कैसे करें, किस तरीके से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जन्म पत्रिका भी दिखवाने लगते हैं, ग्रहों की शांति भी करवाने लगते हैं। तो वहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूजा पाठ, हवन, अनुष्ठान, यज्ञ करवाते हैं। तो यज्ञ ये सब कैसे करवाने चाहिए घर में और किस तरीके से करवाने चाहिए? क्या इसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है? हाँ जी, हमारे शास्त्रों में सब कुछ बहुत डिटेल में बताया गया है। पहली बात तो कि जो भी पूजा पाठ, हवन, यज्ञ हम करते हैं उसका असर ज़रूर मिलता है, हमें उसका रिजल्ट ज़रूर मिलता है, तभी हम पूजा पाठ करते हैं। अब इसके लिए क्योंकि हम पॉजिटिव एनर्जी पूरी घर में ला रहे हैं, अब अगर हम हवन कर रहे हैं, मान लीजिए हवन हम करते हैं कहाँ? हवन हम करते हैं ब्रह्म स्थान पे। ब्रह्म स्थान होता है सेंटर ऑफ द हाउस, जो कमांड करता है सारी डायरेक्शंस को। अब अगर हम वहाँ हवन कर रहे हैं तो वो सारी डायरेक्शंस में पॉजिटिव एनर्जी देता है। हवन हमें करते रहना चाहिए। हवन, वास्तु यज्ञ भी कराते रहना चाहिए। वास्तु पूजन होता है एक अलग से, हमें वो भी कराना चाहिए। वास्तु पूजन के बारे में भी कहा गया है कि बहुत अवसर ऐसे आते हैं हमारी ज़िंदगी में जहाँ हमें वास्तु पूजन कराना चाहिए। जैसे कि हम नया घर ले रहे हैं, हमने नया प्लॉट लिया, हमें तब वास्तु पूजन कराना चाहिए। गृह आरंभ के वक्त वास्तु पूजन कराना चाहिए। गृह प्रवेश के वक्त वास्तु पूजन कराना चाहिए। अब अगर हम नए द्वार उसमें बना रहे हैं, हमें वास्तु पूजन तब भी कराना चाहिए। इसी प्रकार से कोई भी शुभ चीज़ अगर घर में हो रही है तो हमें वास्तु पूजन कराना चाहिए। जैसे कि किसी के घर में विवाह है, बच्चों का है या किसी का भी है, तो हमें वास्तु पूजन जरूर कराना चाहिए जिससे कि वो शुभ तरीके से संपन्न हो। अब किसी का बर्थडे है, किसी का जन्मदिन है, तब हम मना रहे होते हैं, तब भी हमें वास्तु पूजन जरूर करना चाहिए। अब हम फिर से घर की बात करते हैं तो घर में अगर घर रेनोवेट हो रहा है, हम उसको दोबारा से करना चाहते हैं, तो हमें वास्तु पूजन करके ही अपना नया काम शुरू करना चाहिए। घर में किसी भी तरह का, जैसे कि घर किसी की आग लग जाती है, किसी की बिजली गिर जाती है, तब भी हमें उस घर में नहीं रहना चाहिए। रहना है तो हमें वास्तु पूजन उसमें कराना ही पड़ेगा। पहले के ज़माने में अनाज लाने को बहुत ही बड़ी चीज़ माना जाता था। घर में अनाज ला रहे हैं, तब भी हम वास्तु पूजन करते थे। तो हम आजकल भी इन चीज़ों को फॉलो करें तो हमारे लिए शुभ रहेगा। अब अगर कुछ चीज़ें और देखी जाएं कि जैसे किसी के घर में कबूतर रहने लग गया है, तो हमें बोला जाता है कि ज़्यादा कबूतर घर में नहीं होने चाहिए, वो शुभ नहीं होते। अगर रह रहे हैं तो उसके बाद हम उसको साफ़ करेंगे और फिर वास्तु पूजन कराएंगे, तो वो हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी देगा। इसी प्रकार से मधुमक्खी का छत्ता हो गया
या कोई पहले होता था कि हम जंगल के आसपास रह रहे हैं तो मृग आके रहने लग गया, तो मृग अगर 7 दिन रहा है या रात को चीज़ें रही हैं, ऐसी कई चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं जो कि आजकल होती नहीं हैं, फिर भी हम उसमें वास्तु पूजन करेंगे। हमारे पेट्स जैसे कुत्ता, बिल्ली और गाय जैसे होती हैं, घोड़ा, हाथी, अगर ये अजीब आवाज़ें निकाल रहे हैं, या हमने कई बार कुत्तों को भी देखा है, गायों को भी देखा है कि वो ऐसे रोने जैसी आवाज़ें या कुछ भी आवाज़ निकालते हैं, तो भी हमें नेक्स्ट डे वास्तु पूजन कराना ही चाहिए। इसी प्रकार से हमें वास्तु पूजन को महत्व देना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक संकेत हो सकता है कि वो आपको सतर्क करना चाहते हैं कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है या फिर कोई नेगेटिविटी आने वाली है जो आपको घेर सकती है। उसके लिए आप ज़रूर पहले से पूजा पाठ कर लें या फिर आप अलर्ट हो जाएं ताकि वो नेगेटिविटी आप तक नहीं पहुंच पाए और जो पॉजिटिविटी है वो बनी रहे। अगर घर में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, पति पत्नी के बीच में हो रही हैं, या स्त्रियों की आपस में लड़ाई बहुत हो रही है, तब भी हम वास्तु पूजन कराएंगे, क्योंकि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी है, तभी हमारे घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं। उसके लिए हम वास्तु पूजन तब भी ज़रूर कराएंगे जिससे कि हमारे घर में शांति हो। एक महत्वपूर्ण बात आजकल और होती है कि हम 2 लोगों की फैमिली होती है, हम फॉरेन ट्रिप्स जा रहे हैं, हमें बाहर काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें बहुत दिनों तक बाहर रहना पड़ता है, हम घर को ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर 21 दिन से ज़्यादा हम घर से बाहर रहे हैं और हम वापस आए हैं तो भी हमें वास्तु पूजन कराना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ऐसी मान्यताएं हैं, हमने भी सुना है कि अगर कोई जगह ज़्यादा टाइम तक खाली रहती है तो वहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज आकर वास कर लेती हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं होती हैं। और ये तो सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आकर, जैसे अगर हम स्पष्ट रूप से कहें तो ऊपरी पराई बाधाएं आ जाती हैं, नेगेटिव एनर्जीज आ जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, वह आकर वास कर लेती हैं, जिससे कि जब हम वहाँ प्रवेश करते हैं या रहते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से भर जाती है। उसके लिए वास्तु पूजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब अगर हम घर की ही बात कर रहे हैं तो क्यों ना बेडरूम की भी बात कर ली जाए कि बेडरूम कहाँ होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति जब थक जाता है सारे दिन भर में तो बेडरूम में रात को उसको इंतज़ार होता है कि कब मेरा काम खत्म हो और मैं जाके आराम करूँ। लेकिन अगर बेडरूम ही ठीक नहीं होगा तो समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो बेडरूम कैसा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? हमारा बेडरूम साउथ में होना चाहिए। जो हेड ऑफ द फैमिली है उसको हमेशा अपना बेडरूम साउथ में बनाना चाहिए। अगर वो साउथ में नहीं बना पा रहा है तो साउथ वेस्ट में भी बना सकता है। उसका रीज़न ये है कि साउथ में बैठने वाला अपनी चलाएगा, तो हेड ऑफ द फैमिली की बात अगर मानी जाए कि पूरा घर उसकी बात माने तो हमेशा उसका बेडरूम साउथ में होना चाहिए। अब करते हैं कि न्यूली मैरिड जो कपल होते हैं उनको हम प्राइवेसी देंगे नॉर्थ वेस्ट में उनका बेडरूम बना के। ये माना जाता है कि उनका रिलेशन बहुत अच्छा रहता है अगर हम उनका बेडरूम वहाँ बनाएंगे तो। ये लेकिन बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहता है, ये हम थोड़े टाइम के लिए इसको बनाएंगे। बच्चों का बेडरूम हम नॉर्थ वेस्ट में बना सकते हैं। उसमें भी 2 चीज़ें आती हैं कि बच्चे जो बाहर जाना चाहते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं कि स्कूल के बाद मैं फ़ॉरेन में एडमिशन चाहूँगा, उसके लिए उन बच्चों को नॉर्थ वेस्ट में ही सुलाना चाहिए। दूसरा आता है कि बहुत सी लड़कियों की शादी नहीं होती है, बहुत डिले हो रहा है शादी में, घर वाले बहुत परेशान हैं, उनको भी हम नॉर्थ वेस्ट में सुलाएंगे। तो ये मैंने अपने घरों में भी खुद देखा है कि मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर अंदर उस लड़की की शादी हो गई जो कि पिछले 3 साल से वो खोज रहे थे कि शादी हो जाए। तो नॉर्थ वेस्ट बहुत ही अच्छा है। हम अपने जितने भी लोग आते हैं उन सबको ये बोलते हैं अगर, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड है कि फ़ॉरेन में एडमिशन हो जाए, उस यूनिवर्सिटी में हो जाए, तो उसके लिए नॉर्थ वेस्ट बच्चों को वहाँ सुलाना चाहिए। अब बच्चों को नॉर्थ वेस्ट में सिर्फ सुलाना चाहिए, उनकी स्टडी के लिए अलग रूम होता है। उनकी स्टडी हम साउथ वेस्ट की तरफ देंगे। साउथ वेस्ट में वेस्ट साउथ वेस्ट जो पोर्शन होता है उसमें हम बनाएंगे। अगर वहाँ किसी का बेडरूम बना हुआ है तो हम उस दीवार को लेंगे, वेस्ट साउथ वेस्ट का कॉर्नर पकड़ेंगे, वहाँ पे उनका स्टडी टेबल लगा देंगे। लेकिन उसका जो फेस है, स्टडी करते जाएंगे, जो फेस होता है वो ईस्ट या नॉर्थ में रखेंगे। इसी प्रकार से अगर चाहें तो अगर अलग रूम बना पा रहे हैं तो हम साउथ वेस्ट में अलग रूम बना सकते हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट में बच्चों के लिए। अब इसमें होता है कि कई बार हमने मुखिया का रूम बना दिया साउथ में, अब उनकी हो जाती है कई मंजिल की, 3-4 मंजिल का है, हम उसमें कैसे पता लगाएंगे? अब उसमें ये होता है कि जो भी मुखिया है उस घर का, चाहे वो 3 मंजिल पे रहे हो चाहे चारों में अगर भाई अलग अलग भी रह रहे हैं,
तो जो मुखिया होगा उसको फर्स्ट फ्लोर पे साउथ का हम रूम देंगे जी। लेकिन हम इसमें ध्यान रखेंगे कि रूम कभी भी साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में नहीं बनाएंगे, किसी का भी बेडरूम। साउथ ईस्ट में बनाने से उसका दिमाग गर्म रहेगा, लड़ाइयाँ होंगी, डिप्रेशन होगा। उसका रीज़न है कि वो अग्नि कौन है, अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व फायर बढ़ाएगा हमारे अंदर, जिससे कि हमारे लड़ाइयाँ या डिप्रेशन ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। नॉर्थ ईस्ट में हम धन का नाश करेंगे, मानसिक शांति गवा देंगे। तो इन दोनों को अवॉइड करके हम बाकी दिशाओं में बेडरूम बना सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी है जो आपने दी है हमारे दर्शकों को, क्योंकि बेडरूम को लेकर अक्सर लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि कहाँ बनाना चाहिए, किस तरीके से बनाना चाहिए। और बहुत सारे, जैसे आपने बहुत सारी बातें बताई हैं कि अगर आपको शादी नहीं हो रही है तो किस दिशा में बनाएं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो किस दिशा में बनाएं, बच्चों के लिए कहाँ बनाएं, हेड ऑफ द फैमिली का बेडरूम कहाँ होना चाहिए। इसके साथ ही एक छोटा सा सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, यदि किसी की नई नई शादी हुई है, जैसे आपने बताया न्यूली मैरिड जो कपल्स होते हैं उनका बेडरूम कहाँ होना चाहिए। बहुत सारे लोगों की एक बहुत ही प्रॉब्लम आजकल ज़्यादा देखी जाती है कि उनको बेबी कंसीव नहीं होता, तो ऐसे में भी क्या दिशा अहम भूमिका निभाती है, उनका बेडरूम किस दिशा में होना चाहिए? जो न्यूली मैरिड हैं उनको हमें नॉर्थ वेस्ट में सुलाना चाहिए, जो कि उनके लिए ठीक रहेगा। बहुत सारे लोगों में सिर्फ इसी वजह से बेबी नहीं हो पाता है कि उनके रिलेशन ही ठीक नहीं है। उनके रिलेशन को, सबसे पहले हमें उनके रिलेशन को ठीक करना पड़ेगा। और ब्रह्म स्थान का प्योर होना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि हम ब्रह्म स्थान को भूल जाते हैं। ब्रह्म स्थान में हमने कुछ भी रख दिया है, कुछ भी सामान पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है, गड्ढा है, पानी भरा हुआ है, जैसे पहले के आंगन होते थे उनमें कुछ भी रखा जाता था। हमें वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मिसकैरेज हमने अपने घरों में देखे हैं जो कि ब्रह्म स्थान को अवॉइड करने के कारण हुए हैं। कि वहाँ पानी भरा हुआ है या वहाँ पे गड्ढा बना हुआ है, लोग अवॉइड कर रहे हैं, उसके ऊपर से ही जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाकी हमारी डायरेक्शन ठीक है। तो हम क्या करें? मिसकैरेज बहुत बार सिर्फ इस रीज़न से भी होता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि तीनों चीज़ों को फॉलो करें हम। बिल्कुल, ये वाली बात तो मुझे लगता है सभी लोग जानने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो गए होंगे, क्योंकि आजकल लोग डॉक्टर्स के यहाँ जाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन रीज़न पता नहीं चलता। लेकिन आपकी बात सुनने के बाद लोग ज़रूर ये समझे होंगे कि कहीं ना कहीं उनके घर का जो वास्तु दोष है वही इसका कारण है, और उसी की वजह से लोगों के जीवन के अंदर ये समस्याएँ आती हैं, उनको बेबी नहीं हो पाता है और संतान प्राप्ति के लिए तमाम उपाय करते रहते हैं, डॉक्टर्स के यहाँ जाते रहते हैं, लेकिन अपने घर पर कोई ध्यान नहीं देता। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ज़रूर अपने घर पर ध्यान देंगे और अपने वास्तु को ठीक करने का प्रयास करेंगे। तो बेडरूम के बारे में आपने बताया कहाँ किसका बेडरूम होना चाहिए। बेडरूम के अंदर जो फर्नीचर लगाया जाता है उसकी प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए? हाँ जी, हमारा बेडरूम का मेन चीज़ होती है बेड। हम बेड का जो हेड है उसका ध्यान रखेंगे कि वो ईस्ट और साउथ में रहे। नॉर्थ में कभी भी नहीं रखना चाहिए। नॉर्थ में रखने से हमें दिमागी बीमारियां हो सकती हैं, डिप्रेशन हो सकता है, मानसिक तनाव हो सकता है। तो हम इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि हमारा सिर ईस्ट और साउथ की तरफ होना चाहिए सोते टाइम। हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बेड के कॉर्नर्स बहुत ज़्यादा शार्प ना हो। कोई भी ऑब्जेक्ट जो बेडरूम में हो बहुत शार्प या नुकीला ना हो, जो कि हमारे रिलेशन को बिगाड़ सकता है। दूसरा होता है कि अलमीरा। रूम के साउथ वेस्ट में हमें हैवी ऑब्जेक्ट्स रखने चाहिए, जैसे कि हमारी अलमीरा हो गई, या हम कोई सोफ़ा या चेयर रख रहे हैं तो हम साउथ वेस्ट में उसको रखेंगे। इसके बाद अगर हम हीटर रख रहे हैं, हीटर हमारा साउथ ईस्ट में आएगा। अगर हम एसी या कूलर आ रहा है तो वो वेस्ट में हम उसको रख सकते हैं। इसी प्रकार से जो बेडरूम है उसका भी हम ब्रह्म स्थान अगर खाली रख पाएँ तो हम खाली रखेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, मतलब ब्रह्म स्थान का बहुत ही ज़्यादा भूमिका होती है और उसके लिए विचार ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि आपने कहा बहुत सारे लोग गलतियां कर बैठते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब पहले के टाइम में देखा जाता था हमेशा अक्सर, अब तो लोग बालकनी में लगा देते हैं, टेरेस पर लगा देते हैं, लेकिन पहले घर के बीच में आंगन में तुलसी ज़रूर होती थी। तो उसका कारण यही होता होगा शायद, ताकि लोग जो हैं उनके घर में सुख शांति रहे और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ना आए। बिल्कुल ठीक कहा आपने एकदम। इसमें बेडरूम में हम मिरर्स और टीवी को अवॉइड करेंगे। जितना हो पाए हम मिरर ना लगाएं और टीवी भी ना लगाएं, परंतु ऐसा बहुत बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जब हम सो रहे हों तो हम टीवी को या मिरर को ढक देंगे, किसी चीज़ से कर्टन लगा देंगे, या जो भी शटर बना के उसको हम बना सकते हैं कि उसमें हमारा बेड का रिफ्लेक्शन नहीं जाए। अगर बेड का रिफ्लेक्शन उसमें नहीं पड़ रहा है, मिरर में या टीवी में, तो हमारे लिए वो ठीक है।
अन्यथा हमें उसके ऊपर कपड़ा या किसी भी टाइप का शटर लगा के उसको बंद कर देना चाहिए। जी बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छी बात थी जो आपने बताई, क्योंकि अक्सर लोग अपने रूम के अंदर ही रख लेते हैं। बहुत इजी हो जाता है कि जैसे अगर हम लड़कियां हैं, हम इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारे रूम से ज़्यादा कंफर्टेबल कोई और जगह नहीं होती है। तो कहीं जाना है, रेडी होना है, कुछ करना है, तो वो उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं लगता, तो लोग लगा लेते हैं अक्सर। तो लेकिन यही कारण बन जाता है प्रॉब्लम्स का, जैसे कि आपने बताया, तो उसका सॉल्यूशन भी आपने साथ में बता दिया। ये बहुत ही अच्छी बात है। मैम, अक्सर ना लोग धन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, कहते हैं पैसे आते हैं, रुकते नहीं हैं, खर्च हो जाते हैं, माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न नहीं है, हमारे पास तो धन ही नहीं आता है। ये प्रॉब्लम लोगों की रहती है और होनी भी चाहिए उनको इस चीज़ को लेकर समस्या, क्योंकि बिना धन के जीवन यापन करना बहुत ज़्यादा कठिन है। जो भी है सब धन से ही है, तो उसके लिए लोगों का दिमाग बहुत जगह इधर उधर घूमने लगता है। सोचते हैं हो सकता है हमने माता लक्ष्मी की पूजा नहीं की, क्यों ना हम माता लक्ष्मी को दिया जला के उनको प्रसन्न कर दें। बहुत से लोग माता लक्ष्मी के जो है मंत्रों का भी उच्चारण करते हैं, लेकिन जो एक घर की बात है उस पर कोई ध्यान नहीं देता, जो कि है पैसे रखने का स्थान। तो हम चाहेंगे आप बताएं हमारे दर्शकों को कि घर की जो तिजोरी है वो किस दिशा में रखनी चाहिए। घर की तिजोरी हमें घर के नॉर्थ पार्ट में रखनी चाहिए। हम उसकी फेसिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि हम वो जब अलमारी खुले, जो भी तिजोरी है या जहाँ पे भी हम पैसा रख रहे हैं, वो ईस्ट में खुले या नॉर्थ में खुले, तो हम दीवार पे उसका प्लेसमेंट उसी हिसाब से देंगे। कैसे देंगे? उसको हम वेस्ट या साउथ की दीवार पे प्लेस करेंगे, जिससे कि वो जब ओपन हो रही है तो ईस्ट या नॉर्थ में ओपन हो, जिससे कि हमारे प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी। अब इसमें तिजोरी को हमें नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में कभी भी नहीं रखना चाहिए। हम इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि हम नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट को अवॉइड करेंगे पैसे रखने के लिए या किसी भी प्रकार का तिजोरी बनाने के लिए हम ये नहीं करेंगे। बिल्कुल मैम, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी ज़रूर ये सारी बातें जो आप बता रहे हैं नोट कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये सारी बातें जो आप बता रही हैं। मैम, वैसे समय का अभाव है, बहुत सारी जानकारियां आपसे प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण शायद हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन जाते जाते हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को एक आखिरी सवाल का जवाब और दे दें कि जब कोई प्लॉट खरीदने जाता है तो प्लॉट खरीदते समय क्या उसका आकार भी मैटर करता है? क्या बातें होती हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए? हाँ जी, प्लॉट खरीदते समय हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए प्लॉट के आकार पे। प्लॉट का आकार कैसा होना चाहिए? प्लॉट का आकार वर्गाकार माने स्क्वायर होना चाहिए। सबसे बेस्ट प्लॉट स्क्वायर ही माना जाता है। सेकंड नंबर पे आता है रेक्टेंगुलर, आयताकार प्लॉट। आयताकार में भी दो प्रकार के प्लॉट होते हैं, एक सूर्यभेदी और एक चंद्रभेदी। हम चंद्रभेदी पे जाएंगे। चंद्रभेदी क्या? जिसमें कि नॉर्थ से वेस्ट की तरफ वो लंबा होता है, सवाया होता है दूसरी दिशा के कंपैरिजन में। ये हमारे लिए शुभ रहता है, जैसे कि वर्गाकार और ये दोनों आयताकार चंद्रभेदी हमारे लिए बहुत शुभ होते हैं। ये हमारे लिए धन लाभ लाते हैं, घर में शांति लाते हैं, खुशियाँ लाते हैं। अब इसके अंदर हम दूसरा भी कर सकते हैं कि प्लॉट खरीदते वक्त हमें उसकी भूमि का परीक्षण करना चाहिए। भूमि बोले तो कि कैसी उसकी मिट्टी है। मिट्टी के बहुत प्रकार पाए जाते हैं, हर प्रोफेशन के हिसाब से अलग मिट्टी अपनाई जाती है। जैसे कि मानते हैं कि एक मिट्टी होती है जो सफ़ेद रंग की होती है। सफ़ेद रंग की मिट्टी हम जो चिंतन वाले लोग होते हैं उनके लिए करी जाती है। जैसे लाल मिट्टी होती है वो बलशाली लोगों के लिए, किसी भी प्रकार का सेना या उन लोगों के लिए वो। तो आपके हिसाब से अलग अलग मिट्टियाँ अलग अलग लोगों के लिए चुनी जाती हैं। जब आप जिस जगह का चयन करें तो उसके आकार के साथ साथ मिट्टी का भी निरीक्षण ज़रूर कर लें, यदि आप चाहते हैं कि उस जगह से आपको लाभ प्राप्त हो। तो मैम, बहुत ही अच्छी जानकारी है जो आपने हमारे दर्शकों को दी है, लेकिन फिलहाल जो है घड़ी की सुई इशारा कर रही है तो हमें यहाँ रुकना होगा। लेकिन आप आए, अपना कीमती समय दिया, दर्शकों तक इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें आपने पहुँचाई हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुलाने के लिए शुक्रिया। तो दर्शकों, देखा आपने कितनी सारी बातें हैं जो भी आपके लिए जाननी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम जितना जानें, जितना प्राप्त करें उतना कम होता है। तो आप ये सारी जानकारियां प्राप्त करते रहें, एक जगह नोट डाउन करते रहें, ताकि आपके जीवन की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आप खुद कर सकें। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कोई जिज्ञासा, कोई सवाल है तो आप संपर्क कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाई जा रही हैं। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी से होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी से चाहूंगी आज्ञा। नमस्कार।